To score best in your physics exam, subscribe our YouTube channel and watch video till the end. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लोरिंग फिजिक्स के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद वकास अहमद। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था डायमेंशन के टॉपिक को, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज से रिलेटेड है कि डायमेंशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हमने सबसे पहले ये देखना है कि एडवांटेजेस की तरफ जाते हैं और एडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा एडवांटेज है द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि होमोजेनिटी क्या होता है, तो हम इसको चेक करते हैं। बेसिकली जब भी कोई इक्वेशन हमारे पास होती है, जैसा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जैसे कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसा कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड सो ऑन, बहुत सारी हमारे पास मैथमेटिकली इक्वेशंस हम फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो वहां पर हम ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो इस अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आती हैं तो उसको हम कहते हैं होमोजेनिटी। In order to check the correctness of an equation, we have to show that both sides of the equation have the same dimensions. Otherwise, the equation cannot be considered as physically correct equation. And this is called the principle of homogeneity of dimensions. एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलें तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक कर सकते हैं, किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम सबसे पहले कहते हैं जी वी एफ इक्वल टू वी प्लस ए टी है। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप देखिए, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास v है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप डिफरेंट तरीकों से डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम वेलोसिटी की डायमेंशन को सबसे पहले निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो v इज इक्वल टू होता है बेसिकली वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और यानी कि v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय ओके d डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे। और टाइम की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल T, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी L T इनवर्स, ये T ऊपर चला जाएगा तो L T इनवर्स बन जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी कि VF की डायमेंशन आ गई। उसके बाद हम डायमेंशन सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चूंकि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो LT माइनस वन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम फाइंड अगेन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है बेसिकली A इज इक्वल टू तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही डेफिनेशन है ना। तो A इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T, यानी कि सिंपल मैं आपको लिख रहा हूँ V डिवाइडेड बाय T। आपने ये सिर्फ डायमेंशन के लिए लिख रहे हैं, टेम्परेचर के लिए नहीं। ओके, तो V क्या है, V की वेलोसिटी हम डायमेंशन निकाल चुके हैं, LT माइनस वन, ठीक है। और T की डायमेंशन होगी T, तो ये T ऊपर चला जाएगा। तो टोटल डायमेंशन जो हमारे पास एक्सेलरेशन की निकलेगी वो हमारे पास होगी LT माइनस टू, LT माइनस टू, ठीक है भाई। तो ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। ये हमारे पास LT माइनस टू एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, ये जो T है ये हमारे पास टाइम की डायमेंशन है। अब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, मैथमेटिक का रूल यूज होगा। तो माइनस टू प्लस वन, T की पावर्स ऐड हो जाएंगी तो माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पर ये भी LT माइनस वन है, ये भी LT माइनस वन है, तो कितना बन जाएगा, टू इंटू LT माइनस वन। बेसिकली तो इंटू हम नहीं लिखते होते यहाँ पर हम सिंपल डायमेंशंस लिखते होते हैं। LT माइनस वन प्लस LT माइनस वन, तो यहाँ पर हम टू, चूंकि कांस्टेंट का रिलेशन हमारे इससे लेना देना कुछ नहीं होता, ठीक है। कांस्टेंट की डायमेंशन भी नहीं होती, कांस्टेंट जो है वो क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पर हमने LT माइनस वन ही लिखना है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड भी LT माइनस वन है, राइट हैंड साइड को चेक करें राइट हैंड साइड की भी LT माइनस वन है, तो दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम आती हैं। तो उसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है डायमेंशन का, वो अप्लाई होता है।
तो होप सो यहाँ आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट इसके चलते हैं हमारे पास जो एडवांटेज है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास क्या है? वो है जनाब टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। तो पॉसिबल फार्मूला को अगर हमने ड्राइव करना हो तो तब भी ये सेकंड एडवांटेज है। अब ये अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जी आप किसी भी इक्वेशन को प्रूव करें। मतलब किसी भी इक्वेशन को आप प्रूव कर सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इस तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो आपने इसको चेक करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। आगे मजीद भी हम जैसे ही ये वाला टॉपिक एंड होगा उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। ठीक है जी, टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला यानी कि अगर हमने किसी भी जो हमारे पास है क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फार्मूला हमने ड्राइव करना है तो उसके लिए भी हम डायमेंशन का सहारा ले सकते हैं, डायमेंशन को यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, let us drive the formula for wavelength of matter waves using dimensional analysis. Okay, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, हमें डिपेंडेंस का पता होना जरूरी है। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम कहते हैं जी वेवलेंथ जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच प्लैंक्स कांस्टेंट, मास एंड तीसरी चीज क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। इनकी पावर्स आप क्या करेंगे? आप अपनी मर्जी से ए बी और सी पावर्स आप लगा देंगे, ये याद रखिएगा। अच्छा ये लाज़मी नहीं है कि ए आपने एम को नहीं देना या बी आपने एच को नहीं देना, ये आपकी चॉइस है। आप जहां मर्जी ए बी सी पावर्स लगा दें, आंसर आपका सेम आएगा। इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को खत्म करेंगे, इज इक्वल टू और कांस्टेंट आएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट, एच की पावर ए, एम की पावर बी, वी की पावर सी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आपने क्या करना है? दोनों तरफ इसकी डायमेंशन निकाल लेनी है, इन तमाम की तमाम की भी डायमेंशन निकाल लेनी है और फिर हमने कंपेयर कर देना है। अब देखिए जी हम इस साइड की डायमेंशन लेते हैं तो ये कैपिटल एल आ जाती है। यहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन लेते हैं। अच्छा एच की डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे? एच की डायमेंशन आपको अगर तो ये एक तो है या तो बच्चों को याद हो, अगर नहीं याद तो फिर आपको उसको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ऊपर जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वल टू एच एफ के फॉर्मूला से। ठीक है ना? तो ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई ओवर एफ के फॉर्मूला से हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे। वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ फिलहाल आप इस समझें कि हमने फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करना है। एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम ए एम की पावर बी, मैथ्स की डायमेंशन है ना कैपिटल एम, वी की डायमेंशन है एल टी माइनस वन होल पावर सी। अब अच्छा ये कांस्टेंट आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहें तभी ना लिखें, ये ऐसे आपको कंफ्यूज करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा कि डायमेंशन के अंदर कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो ना भी लिखें। अब आपने क्या करना है? यहाँ क्या क्या चीजें आ रही है? मैथ्स आ रहा है, लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको देखे ना पिछली क्लास में बताया था कि हमारे पास जो 3 चीजें ज्यादातर यूज होंगी 80% डायमेंशन के अंदर, वो मैथ्स, लेंथ और टाइम, इनकी डायमेंशन यूज होगी। तो यहाँ पर तो सिर्फ कैपिटल एल है, लेंथ है, मैथ्स तो नहीं है, तो मैथ्स की पावर क्या हो जाएगी? 0। कैपिटल एल की पावर 1, टी की पावर कितनी हो जाएगी? 0। क्यों लिखी टी की पावर 0? ताकि कंपैरिजन में हमारे लिए आसानी हो जाए। यहाँ ये कैपिटल एम था, ये कैपिटल एम था, तो दोनों को हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लिया। इस कैपिटल एम की पावर ए है, इस कैपिटल एम की पावर बी है, दोनों को हमने जब ऐड किया तो पावर बन गई एम की पावर ए प्लस बी। तो थोड़ा तेजी से इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम बचे। यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ पर आपके पास एल की पावर क्या है? 3 है, तो एल की पावर 2a यहाँ बन जाएगा। तो मैथमेटिक्स में आपने वैसे पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर के आप पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स को भी याद रखना है। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, तो एल की पावर 2a यहाँ बनेगा, एल की पावर c यहाँ बनेगा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर आपके पास m की पावर हो गया, t की पावर रह गई है, t की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय a, तो t की पावर -a, t की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय c, तो आ जाएगा -c, तो t की पावर -a -c बन जाएगा। तो अब दोनों तरफ कंपैरिजन करें, तो यहाँ देखें m की पावर क्या है? 0। यहाँ m की पावर क्या है? a प्लस b, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दे। यहाँ l की पावर क्या है? 1। यहाँ l की पावर क्या है? 2a प्लस c। तो आप नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो आप देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। ये देखिए ना, हमने एल की पावर को क्या किया? एल की पावर थी ये,
इसको हमने क्या कर दिया कंपेयर। 1 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज, ताकि मैं इसको रिमूव कर लूं, आपको ये डिस्टर्ब ना करे। जस्ट अ मिनट प्लीज। तो अब देखिए, अब इसमें अगर आप नोट अब देखिए प्लीज, तो यहाँ पर ये क्या है जनाब, इसकी पावर एल की पावर 2a प्लस सी है। तो हमने इधर एल की पावर कितनी है, इस तरफ देखें एल की पावर कितनी है, 1 है। तो 2a प्लस सी इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। इस तरीके से टी की पावर देखें, यहाँ पर क्या है, माइनस ए माइनस सी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, टी की पावर 0, तो माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास 1, 2 और 3 इक्वेशन आ गई हैं पावर को कंपैरिजन करने के बाद। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। 3 और 4 और 5 को सॉल्व जब हमने किया, अच्छा अब कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखें, मैथमेटिक्स कहीं भी आपकी जान नहीं छोड़ेगी। खासतौर पे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो परेशान होते हैं कि हमें तो जनाब मैथमेटिक्स से जान छुड़वानी थी, ये कहाँ हम फंस गए। लेकिन आपको फिर भी स्टडी करना है, थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स को याद रखना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब देखें तो अब यहाँ पर आपने a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया, -1, c इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। कैसे सॉल्व किया, अब यहाँ देखें इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -b, या यहाँ से निकालना चाहें तो इन तीनों को आप सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करके मैं कोशिश करूंगा इन तीनों को सॉल्व करके डाल दूं साथ आपके, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू निकल आएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास वेवलेंथ जो है वो, उसका फॉर्मूला आ गया, h की पावर 1, n की पावर -1। जब हमने a b c की वैल्यू वापस दोबारा हमने पुट की, देखें इस फॉर्मूला में जो हमने ये शुरू में लिखा था इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये h का फॉर्मूला आ गया, h m और v, h ओवर एम वी। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दूसरा एडवांटेज हमें पता चल गया कि हम फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ। हर चीज के जिस तरह एडवांटेज होते हैं उसी तरीके से डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आगे हम चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ, लिमिटेशन की तरफ चलते हैं। ये पास का क्वेश्चन आ जाता है, 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखें दोनों के, लिमिटेशन लिखें, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, एडवांटेज लिखें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कोई भी आपका इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ऐसे बेस्ड आपने स्टडी करनी है। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पहली लिमिटेशन हम देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। यानी कि यार कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, तो वहां से आप फिर नहीं पता कर सकते कि भाई ये किस क्वांटिटी का की बात कर रहा है। जैसे कि वर्क है, वर्क की डायमेंशन भी ml² t-2 है, एनर्जी की भी वही है, टार्क की भी वही है, तो हमें पता नहीं लग सकता। तो डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया। दूसरा, dimensional analysis cannot be used to drive a formula containing trigonometric functions, exponential functions, logarithmic functions। यानी कि हमने पिछला जो एडवांटेज पढ़ा कि हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, वहां पर हम इसी के साथ डिसएडवांटेज ये है कि भाई वो फॉर्मूला जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, वो वाला ड्राइव नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अब देखिए जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट थे, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है तो जिसकी डायमेंशन है ही नहीं। जैसा कि आपने पिछले फार्मूले में देखे ना, h इज इक्वल टू, ये वेवलेंथ का फार्मूला, ये देख लेते हैं मिलके। ये देखे ना वेवलेंथ का फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। तो ये कांस्टेंट को तो पता ही नहीं चला यहाँ पर, तो कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो कांस्टेंट तो नहीं बताता डायमेंशन। तो ये इसका फिर तीसरा डिसएडवांटेज हो गया कि डायमेंशनलेस जो कांस्टेंट होते हैं वो हमें पता नहीं चलते। चौथा डिसएडवांटेज है, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट ऑलवेज प्रूव दैट अ रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट ऑल्दो रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अच्छा, मजे की बात कि अब कुछ रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट निकल आएंगे लेकिन वो फिजिकली करेक्ट नहीं होंगे। यानी कि जब आप कांस्टेंट ही सही नहीं लिखेंगे, आपको कांस्टेंट पता ही नहीं चलता, कांस्टेंट लिखते ही नहीं है, तो आप उसमें मेंशन करें या ना करें, कोई कांस्टेंट मेंशन की बगैर तो इक्वेशन ठीक नहीं होगी, तो गलत हो जाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पर डायमेंशन दोनों तरफ चेक करेंगे तो डायमेंशन तो ठीक आ जाएगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है डज नॉट ऑलवेज प्रूव दैट अ रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट ऑल्दो रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है पॉइंट।